आज जो टॉपिक हम लोग चालू कर रहे हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक रिकैप हो रहा है, हम लोग दोबारा से कर रहे हैं इस टॉपिक को, लेकिन इस तरह से करेंगे कि हमें लगे पहली बार कर रहे हैं। हम लोग का फोकस पूरा होगा कि एडजस्टमेंट में क्या क्या एडजस्टमेंट आएगा, किन किन टॉपिक से रिलेटेड आएगा, उसको पूरा कवर करें। ठीक है बच्चों? तो पहले एग्जाम में क्या होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना, का फ्लो मींस दो बात होगा, इनफ्लो होगा और आउटफ्लो होगा। कैश या तो इन होगा या तो आउट होगा, इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो बताता है। कैश हियर मींस कैश और कैश इक्विवेलेंट, मतलब आप देखेंगे सम्स में कैश और बैंक और हाईली मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होगा, मार्केटेबल जो सिक्योरिटीज होगा वो भी कैश और कैश इक्विवेलेंट ही ट्रीट करते हैं। ठीक है बच्चों? अब देखिए आपको एग्जाम में होगा क्या, आपके पास होगा एक बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट को देख के बताना है कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो। तो बैलेंस शीट हियर मींस व्हाट, एसेट्स एंड लायबिलिटी का डिटेल्स, एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब आपको यह समझना है कैश का रिलेशनशिप किसके साथ क्या है। कैश का रिलेशनशिप एसेट्स के साथ इनवर्स है, मतलब एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो कैश डिक्रीज होगा, यानी आउटफ्लो हुआ है कैश का। यस और नो? अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब आप एसेट्स को खरीदे हैं और वो आउटफ्लो है। तो एसेट इंक्रीज मींस व्हाट, आउटफ्लो, ठीक है। और एसेट डिक्रीज मींस व्हाट, इनफ्लो। समझ गए क्या? तो इनवर्स रिलेशनशिप है। और लायबिलिटी के साथ क्या कैश का रिलेशनशिप है, ये कैश रिलेशनशिप बात हो रहा है। तो लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव है, यानी अगर इंक्रीज हो रहा है लायबिलिटी तो इनफ्लो हुआ है, हाँ या ना। आप कर्ज बढ़ रहा है तो पैसा बढ़ेगा कि नहीं, और अगर कर्ज घट रहा है, लायबिलिटी घट रहा है, इसका मतलब क्या है, पेमेंट हुआ है, आउटफ्लो है। तो आप क्या सीखे, एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो कैश डिक्रीज हो रहा होगा, और एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो कैश इंक्रीज हो रहा होगा। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो कैश इंक्रीज हो रहा होगा, और डिक्रीज हो रहा होगा तो डिक्रीज हो। ये रहा हमारे पास फॉर्मेट है, ये रहा हमारे पास फॉर्मेट, कैश फ्लो का फॉर्मेट, सॉरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट में क्या होता है, फंड फ्रॉम शेयर होल्डर फंड, इक्विटी एंड लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी का पूरा हेड चालू हो रहा है जिसमें है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है। शेयर कैपिटल आपका ओपनिंग क्लोजिंग मींस करंट ईयर प्रीवियस ईयर, उल्टा भी दे सकता है, यानी ये हो गया क्लोजिंग, ये हो गया ओपनिंग। कभी कभी सम में क्या होता है, ओपनिंग पहले दे देता है, क्लोजिंग बाद में देता है, तो ईयर से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, एग्जाम में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग में कुछ है, क्लोजिंग में कुछ है। ठीक है। तो आप कैसे समझेंगे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इनफ्लो है कि आउटफ्लो हो रहा है। तो इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट होगा, वो हमें समझना है। ठीक है। तो आज हम लोग पूरा बात करने वाले हैं एक एक करके सारे हेड का, ठीक है, कि कैसे क्या होगा, इक्विटी का ट्रीटमेंट क्या होगा, रिजर्व का क्या होगा, एक एक करके समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। हमारे पास इक्विटी दिया होगा, रिजर्व एंड सरप्लस दिया होगा। ठीक है बच्चों, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, दो चीज हो गया, शेयर कैपिटल हो गया यानी इक्विटी एंड प्रेफरेंस। रिजर्व एंड सरप्लस हियर मींस व्हाट, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है बताओ। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होगा, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो होगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या हो सकता है सब हेड बता रहे हैं। और क्या हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, और क्या हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है, कैपिटल रिजर्व हो सकता है, सीआरआर भी हो सकता है, अगर बायबैक, ये सब वाला टॉपिक जो कि 5th सेमेस्टर में हम लोग कवर किए थे। अभी इतना ही मान के हम लोग सम्स में एडजस्टमेंट समझेंगे। ठीक है, दिया हुआ था ये ऑलवेज नील होगा, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये नील होगा। फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आपके पास क्या हो सकता है, डिवेंचर होगा, बाकी अभी लॉन्ग टर्म प्रोविजन या अदर लायबिलिटी लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन इधर हो सकता है,
नहीं तो कुछ नहीं होगा। आमतौर पे आपको डिवेंचर मिलेगा, सिक्योर्ड लोन मिलेगा, यही सब मिलेगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी करंट लायबिलिटी में मूव करते हैं हम लोग। तो हम लोग दो चीज सीख लिए, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या है और करंट नॉन करंट लायबिलिटी क्या है। अब आते हैं हम लोग करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग और क्या होगा, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मींस क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ठीक है, ये दिया होगा। अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आ जाएगा, प्रपोज डिविडेंड हो सकता है, ठीक है, और प्रोविजन फॉर टैक्स हो सकता है। तो ये दो चीज का हम अलग से बता रहे हैं, इन दोनों का रिलेटेड। हम लोग को प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका ट्रीटमेंट अलग से सीखना होगा, ठीक है। मूव कर रहे हैं हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। फिर हम लोग आ रहे हैं एसेट्स में। एसेट्स में हमारे पास होगा नॉन करंट एसेट्स, जो कि है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट होगा, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड होगा, वो हम लोग समझेंगे। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब आधा बना हुआ जो वर्किंग प्रोग्रेस एसेट है, वो आमतौर पे क्या होगा, नहीं होगा, नील होगा। फिर इंटेंजिबल एसेट्स मतलब गुडविल, वो हो सकता है। और उसी तरह अंडर डेवलपमेंट वाला एसेट्स। फिर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास करंट एसेट्स होगा, जो कि करंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। इन्वेंट्रीज हो सकता है। ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये तमाम फॉर्मेट है। हमें यही एक एक करके पूरा समझना है, तो ये टॉपिक क्या होगा, हमारा डन होगा। एग्जाम में आपको एक बैलेंस शीट दिया होगा और नीचे क्या दिया होगा, कुछ बहुत सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन। डन बच्चों, समझ गए क्या। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन के मद्देनजर रखते हुए आपको क्या करना होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा, ठीक है। अब हम लोग ये पूरा बैलेंस शीट देख लिए। अब इस बैलेंस शीट से हमें समझना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा कैसे, अब हम लोग समझते हैं कैश फ्लो का स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट पता है क्या बच्चों, एज ऑन जो होगा डॉट 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 डॉट। जो पूरा बैलेंस शीट है उसको 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया है। पूरे बिजनेस को ही हम लोग 3 एक्टिविटी में डिवाइड करते हैं, और वो एक्टिविटी क्या क्या है सुन लीजिए। एक होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है बच्चों। एक होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डन बच्चों, पूरे व्यापार को 3 क्रियाओं में बांटा गया है। बैलेंस शीट में भी जो पैसा का, बैलेंस शीट को देखते हुए जब हम लोग कैश का फ्लो निकालेंगे, इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो, वो इन्हीं तीनों में से एक एक्टिविटी के लिए होगा। मतलब ये पैसा का जो इनफ्लो या आउटफ्लो हम बताए हैं, इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी हो रहा है पैसा का, वो या तो ऑपरेटिंग के लिए होगा, या तो इन्वेस्टिंग के लिए होगा, या तो फाइनेंसिंग के लिए होगा। अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट देख के बताना है कि कौन सा इनफ्लो आउटफ्लो किस क्रिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इजी समझते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग मींस कैसे, कहां पैसा इन्वेस्ट किए। तो सारे फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उसको हम लोग कैश और कैश इक्विवेलेंट ट्रीट करेंगे। फिर से सुन लीजिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कुछ नहीं होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, क्या है, इनफ्लो या आउटफ्लो किसमें, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। समझ गए क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। तो आप एक चीज सीख गए, बैलेंस शीट में हम ग्रीन से अब बता रहे हैं जो भी चीज होगा, ग्रीन से देखिए, जो भी ये फिक्स एसेट्स है, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है वो, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये रहा। ये दो चीज जो होगा वो क्या ट्रीट किया जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डन बच्चों, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों हो गया हमारा
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, समझ गया क्या? और उसके बाद बच गया, देखो हम लोग क्या सीख लिए, लॉन्ग टर्म, पहले एसेट सीख लिए, लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कौन सा एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग, ठीक है। अब आपको ये बताना है इनफ्लो होगा या आउटफ्लो, ठीक है, ठीक, इनफ्लो और आउटफ्लो बताना है। तो हमारा 3 पार्ट में बनेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले ये लिखेंगे फॉर्मेट में, एक्टिविटी डिटेल्स अमाउंट, डन बच्चों, जो भी होगा इस एक्टिविटी में। फिर हमारा आएगा बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डन बच्चों। फिर हमारा आएगा सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये 3 एक्टिविटी का हमारा फॉर्मेट है। कैश फ्लो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऊपर होगा पर्टिकुलर्स, डिटेल, अमाउंट, ठीक है बच्चों, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल, अमाउंट, ये पूरा फॉर्मेट है हमारा, ठीक। अब हम लोग क्या सीखे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या जाएगा, जल्दी से बोलिए क्या क्या जाएगा, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। तो देखो फिक्स एसेट से एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, हाँ या ना, फिक्स एसेट से रिलेटेड क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है। फिर सेल हो सकता है, सेल होगा तो उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ये सेल किसका बात हो रहा है, फिक्स एसेट्स का। तो जब भी कोई फिक्स एसेट्स, एक तो डेप्रिसिएशन होगा, दूसरा एडजस्टमेंट सेल से रिलेटेड होगा और तीसरा होगा परचेज ढूंढने से रिलेटेड होगा। तो फिक्स एसेट से रिलेटेड यही 3 बात हो सकता है। तो अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोग एडजस्टमेंट का बात समझ रहे हैं। हमारा जो एडजस्टमेंट होगा वो क्या क्या हो सकता है, जो एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट नहीं होता है, तो बाकी 2 एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड होगा। तो इसका ट्रीटमेंट हमें सीखना है, क्या होगा। पहले ये बताइए, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो ऐड होगा कि लेस होगा, वो इनफ्लो है कि आउटफ्लो है। अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है यानी आपके सम्स में, मान लो प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट जो भी दिया है, यहां दिया हुआ है 4 लाख, यहां दे दिया है 5 लाख, फॉर्मेट के हिसाब से ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग है। बताओ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये, डिक्रीज हो रहा है, यहां उल्टा था, फॉर्मेट ऐसे ही होता है। तो ये डिक्रीज हो रहा है यानी सेल हुआ होगा, वही यहां 14 होता और ये होता 8, तब बताइए इंक्रीज हो रहा है कितना से, 6 से। तो ये जो इंक्रीज है ये क्या माना जाएगा, इनफ्लो या आउटफ्लो, आउटफ्लो। तो आप क्या सीखे, जब भी परचेज होगा तो लेस होगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। समझ गए क्या बच्चों, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। डन। और वही अगर सेल होगा तो, वही अगर सेल होगा तो लेस, सॉरी ऐड, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट कर लिए। तो आपको ये पता चल गया परचेस कहां जाएगा, लेस होगा इन्वेस्टिंग में, सेल्स क्या होगा, ऐड होगा इन्वेस्टिंग में। अब सवाल उठता है डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट और लॉस का। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेप्रिसिएशन आपका ऑपरेटिंग में ऐड होगा, जो भी नेट प्रॉफिट होगा, जो भी नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट कहां से आएगा बताएंगे। डेप्रिसिएशन क्या होगा बच्चों, ऐड होगा। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट पे तो होगा नहीं,
जो भी होगा क्या होगा, ऐड होगा। एंड ऐड होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। अगर वो कैपिटल रिजर्व में नहीं गया है तो, फिर से सुन लीजिए, अगर वो कैपिटल रिजर्व में नहीं गया है तो ठीक है, ये ऐड हो जाएगा। आप सिर्फ फिक्स एसेट्स पढ़ रहे हैं, एक हेड पढ़ रहे हैं, आप उसका एडजस्टमेंट, अगर वही प्रॉफिट होता तो लेस होता। अब सवाल उठता है ये ऐड और लेस हो ही क्यों रहा है, वो भी ऑपरेटिंग में। सुनिए, ऑपरेटिंग में जो चीज जाता है, ये ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कहां से आ रहा है, इनकम स्टेटमेंट से। आज सोल प्रोप्राइटर है तो ट्रेडिंग पीएल से, यस और नो। तो आप इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग पीएल में हर तरह का खर्चा लेते हैं। आपको अगर याद हो तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंस। यानी डेप्रिसिएशन आप इनकम स्टेटमेंट में लेते थे। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, डेप्रिसिएशन के कारण कोई भी पैसा का आउटफ्लो नहीं होता है, हाँ या ना। तो वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर आप पीएल इनकम स्टेटमेंट में लिए हुए हैं, दैट इज वाई यहां ऐड बैक हो रहा है। और जो ये लॉस हो रहा है, ये कोई भी आउटफ्लो नहीं है। हम कभी एसेट्स खरीदे थे 5 लाख में, आज उसको 3 लाख में बेच दिए, मेरे को मान लो जो भी डिफरेंस है नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान तो आउटफ्लो हुआ ही नहीं है, मेरे पास तो सेल करने से पैसा आया है, तो वो क्या है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है ना। तो ऑपरेटिंग में हर वो एडजस्टमेंट ऐड और लेस होगा जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है तो यहां जाएगा भी नहीं, ठीक है। तो अभी आप क्या सीखे, ये 3 चीज सीख लिए, आया ना, क्या होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड लेजर क्या बनाना होगा वो भी हम लोग कवर करेंगे, अभी सुन लिए। अब आते हैं इसमें हम लोग नेक्स्ट क्या होगा, तो हम लोग प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट समझ लिए, इन्वेस्टमेंट भी समझ लिए, यस और नो बच्चों। अब बच्चा गुडविल, गुडविल आमतौर पे राइट ऑफ होगा, ठीक है ना। अगर कोई एसेट्स खरीदे वरीदे उसके कारण है तो वो अलग ट्रीटमेंट है, समझेंगे। आमतौर पे गुडविल राइट ऑफ होगा। तो ये जो राइट ऑफ हुआ है ये एक्चुअल में क्या है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, तो वो भी ऐड होगा, यस और नो बच्चों। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल, आपको जवाब पता है क्या क्यों ऐड कर रहे हैं, यस सर बताइए क्या है, सोचिए बताइए, अभी बोले, लिख दीजिए, रीजन भी लिख दिए। गुडविल जो राइट ऑफ हुआ वो एक्चुअल में क्या है, नॉन कैश, पॉकेट से कुछ गया थोड़ी है, कैश का आउटफ्लो नहीं है। सर क्यों ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते समय वो वहां लिखे होंगे, तो वो नेट प्रॉफिट जो दिखा रहा है वो नॉन कैश आइटम को लेके दिखा रहा है, तो हमें सिर्फ कैश आइटम वाला लेना है, इसलिए ऐड बैक किए। ये हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं। अभी तक सब ठीक है बच्चों, समझ गए क्या, यहां तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या किए, फिक्स एसेट्स और वो समझे, ठीक। आप ये सीख गए कि फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा। अब आते हैं क्या, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो कि होगा इक्विटी एंड प्रेफरेंस एंड नॉन करंट लायबिलिटी। ये क्या होगा, लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगा यानी इनफ्लो है, और घटेगा तो आउटफ्लो। और बिजनेस को फाइनेंस आप कहां से करते हैं, लोन लेके, तो लोन मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पूरा होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो फाइनेंस किए ना, समझे, प्रेफरेंस शेयर इशू किए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उससे रिलेटेड इंटरेस्ट डिविडेंड क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आप जब फॉर्मेट को याद करो, इनकम स्टेटमेंट को याद करो, तो आपको याद होगा इनकम स्टेटमेंट में आपका होता था कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, और फाइनेंस कॉस्ट भी था ना, फाइनेंस कॉस्ट फिर डेप्रिसिएशन है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट सब फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट निकालते समय, नेट प्रॉफिट निकालते समय आप इंटरेस्ट वहां क्या किए, लेस किए ना, तो वो नॉन ऑपरेटिंग है, दैट इज वाई ऐड होगा इंटरेस्ट। समझेंगे हम लोग, हम आपको क्या सिखाए, प्रेफरेंस डिविडेंड और डिवेंचर का इंटरेस्ट कुछ भी दिया होगा तो ऑपरेटिंग में ऐड होगा, रीजन बताएगा, कौशिक रीजन बताइए क्यों। फिर से सुनिए, आप जो भी ब्याज पे किए, डिवेंचर अगर इशू है तो ब्याज तो होगा, जैसे यहां पर सम्स में समझिए, आप पहली बार सुन रहे टॉपिक,
आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, हाँ या ना? इसमें हो सकता है 10% डिवेंचर, ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ओपनिंग में भी 10 लाख है, क्लोजिंग में भी 10 लाख है। तो बताइए 10% ब्याज यानी 1 लाख रुपया चार्ज किया होगा ना? ये कहाँ जाना चाहिए ये खर्चा? ये खर्चा कौन सा? ऑपरेटिंग है, फिनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग है, क्या है? हाँ, ये फिनेंसिंग खर्चा है। लेकिन आप इसको ऑपरेटिंग में लिए होंगे, क्यों? क्योंकि जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां फाइनेंस कॉस्ट में गया होगा ना इंटरेस्ट। दैट इज वाई यहां ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट जो भी आप पेड कर रहे हैं। क्यों ऐड हो रहा है? जवाब दिया हुआ है, या तो वो नॉन कैश होगा या तो नॉन ऑपरेटिंग होगा। बताइए क्या है ये? नॉन ऑपरेटिंग है, यहां ऐड हो जाएगा। और कहां लेस होगा ये? यहां लेस हो जाएगा। पेमेंट ऑफ, समझ में आया क्या? अब सवाल ये उठता है, सर अगर ओपनिंग और क्लोजिंग में अलग अलग डेट है तो हम इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे? आप तो यहां सीधा सीधी बोल दिए कि ओपनिंग में 10 लाख है, क्लोजिंग में भी 10 लाख है। अगर डेट अलग होता तो मान लो ओपनिंग में 10 था, क्लोजिंग में 8 हो गया, तो 2 रिडीम हुआ है, रिडीम हुआ है, हाँ या ना? तो रिडीम हुआ है तो फिर हम किस पे इंटरेस्ट निकालेंगे? ओपनिंग पे निकालेंगे, क्लोजिंग पे? आराम से सुनते हैं, समझते हैं। अगर रिडीम हुआ है तो डेट दिया होगा सब में कि कब रिडीम हुआ है। तब जैसे मान ले ओपनिंग में था 10, क्लोजिंग में हो गया 8, तो 2 लाख का रिडीम हुआ है। और आपको साल का डेट दे दिया है, 3 महीना बाद हुआ, 4 महीना बाद हुआ। तो आप क्या करेंगे? 10 लाख पे 3 महीना का निकालेंगे और बाकी जो बच गया 8 लाख उस पे बाकी 9 महीना का निकलेगा। यानी अगर डेट गिवन है तो एज पर डेट जाएंगे, अगर डेट नहीं गिवन है तो आप क्लोजिंग ट्रीट कर लीजिएगा या ओपनिंग ट्रीट कर लीजिएगा, अज्यूम पे डिपेंड करता है। समझ गए क्या? सुन लिए क्या? तो इंटरेस्ट ऐसे निकलेगा। इंटरेस्ट ऐसे आप नहीं कर लेंगे कि अगर कुछ नहीं बोला है रिडम्पशन के बारे में तो सीधा सीधी समझ में आ रहा है 2 लाख का रिडीम हुआ है, डेट नहीं बोला है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उसको किसी पे भी अज्यूम करके, क्लोजिंग अज्यूम की डेट पे तो 10 लाख पे निकलेगा, क्योंकि लास्ट तक था ना 2 लाख, मतलब पूरा 10 लाख। फिर से सुनिए, अगर आप क्लोजिंग डेट अज्यूम कर रहे हैं, रिडीम क्लोजिंग पे हुआ है, तब तो 10 लाख पूरे साल था ना। फिर से सुनो, शॉर्टकट हो गया ये। अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि क्लोजिंग में रिडीम हुआ है, तब तो ओपनिंग वैल्यू पे निकालेंगे। अगर आप अज्यूम कर रहे हैं ओपनिंग में हुआ है, तब आप क्या मानेंगे? क्लोजिंग। चलिए ये हम लिखा दे रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डिवेंचर या लोन। ध्यान से सुनना, हाँ बच्चों, अगर डेट दिया हुआ है परचेज या मतलब इशू या इफ इशू या रिडम्पशन का डेट इज गिवन, इशू या रिडम्पशन डेट इज गिवन, हाँ या ना बच्चों? तब आप इंटरेस्ट कैसे निकालते? एज पर डेट। अरे भाई, जब आप बेच रिडीम किए उस हिसाब से निकालते, या नया इशू किए उस हिसाब से निकालते। मुद्दा तब है इफ इशू और रिडम्पशन का डेट इज नॉट गिवन, दिया हुआ नहीं है, तो आपको अज्यूम करना है ओपनिंग या क्लोजिंग, या बोल देता सब में कि ओपनिंग या क्लोजिंग हो रहा है, ठीक है। मान लो ओपनिंग पे आप मान रहे या फिर क्लोजिंग पे मान रहे, रिडीम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे, आप समझ लीजिएगा। तो देख, तुम अगर मान रहा है ओपनिंग में रिडीम हुआ है, ओपनिंग में ही रिडीम हो गया, तब तो जो क्लोजिंग वैल्यू है उसके ऊपर निकलेगा। कैसे? देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हारे पास डिवेंचर था, ओपनिंग में 10, क्लोजिंग में हो गया 8। आप अज्यूम कर रहे हो ओपनिंग में रिडीम हुआ है, ओपनिंग में रिडीम हुआ है 2 लाख का, रिडीम हुआ है 2 लाख ओपनिंग में। तो इसका मतलब आपके पास थ्रू आउट द ईयर कितना का डिवेंचर था? 8 लाख। यानी ओपनिंग में रिडीम हुआ है तो आप किस पे निकाले हैं डिवेंचर? इंटरेस्ट 8 पे। लेकिन वही आप मान रहे हैं कि क्लोजिंग में रिडीम हुआ है, तो थ्रू आउट द ईयर आपके पास कितने का डिवेंचर था? 10। यानी आप एक शॉर्टकट समझे ना, कि अगर आप ओपनिंग मान रहे हैं तो डिवेंचर इंटरेस्ट किस पे निकाल रहे हैं?
क्लोजिंग पे, और क्लोजिंग मान रहे हैं तो ओपनिंग। समझ गए ना लॉजिक क्या है उसके पीछे? क्योंकि अगर तुम ओपनिंग में रिडीम किया है तो थ्रू आउट द ईयर तो 8 लाख था, तो टेक्निकली देखा जाए तो आप 8 लाख पे निकालेंगे, यानी ओपनिंग अज्यूम कर रहे हैं तो क्लोजिंग पे इंटरेस्ट निकाल रहे हैं इनटू रेट, एंड अगर क्लोजिंग ट्रीट कर रहे हैं तो ओपनिंग पे निकाल रहे हैं। क्या ये बात मुश्किल था? एग्जाम्पल से हम समझा दिए, फिर से सुन लो अगर किसी को नहीं समझ में आया। आपके पास ओपनिंग में था 10, क्लोजिंग में 8, यानी 2 लाख आप रिडीम किए। अब इंटरेस्ट निकालना है, आप 8 पे निकालोगे कि 10 पे निकालोगे? तो सर हमको पता होना चाहिए ना कब रिडीम किए। आपको नहीं पता है, आप अज्यूम किए ओपनिंग पे किया है। भाई ओपनिंग में जब 2 लाख रिडीम हो गया उस पर ब्याज दोगे तो 8 ही लाख पे ना निकलेगा, यानी क्लोजिंग पे निकला। हाँ, लेकिन अगर आप मान रहे कि हम क्लोजिंग में रिडीम किए, अंत में जाके रिडीम किए 2 लाख, यानी थ्रू आउट द ईयर आपके पास 10 था, अंत में जाके 2 लाख का रिडीम किए, यानी आप पूरे साल 10 लाख रुपया यूज किए, तो पूरा 10 पे निकलेगा ना ओपनिंग पे। ये था। अब आते हैं एक और बात। अब इसमें ये तो इंटरेस्ट से रिलेटेड है, अब इशू और रिडम्पशन से रिलेटेड सुनना है हमें। ठीक है, क्या है ध्यान दीजिएगा। इशू अगर आप कर रहे हैं तो एट डिस्काउंट हो सकता है, डिवेंचर तो पार भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है ना? तो आपको इशू करते समय पढ़ेंगे तो सब में जो दिया होगा कि डिस्काउंट है, प्रीमियम है, क्या है, उतने से उस अमाउंट को एडजस्ट करना है। फिर से सुन लो, मान लो तुम्हारा 12 लाख था, अब हो गया 15 लाख। आप इशू किए, कितने लाख का इशू किए? 3 लाख का, 20% प्रीमियम पे। तो तुमको 3 लाख रुपया मिला होगा कि 3,60,000 मिला होगा? कैसे बताए आप कि 20% प्रीमियम बोल दिए ना, तो आपको यहां चेंज दिखा 3 लाख का, लेकिन 20% जो प्रीमियम मिला हो तो प्रीमियम में हुआ होगा एंट्री। समझ रहे हैं क्या? तो आप ये जब, यानी ये इंक्रीज और डिक्रीज, देखो ध्यान से देखो, फिनेंसिंग एक्टिविटी में जाने वाला ये पूरा चीज कहां जाएगा? फिनेंसिंग में जाएगा। अगर आप इशू कर रहे हैं तो ऐड होगा इशू ऑफ डिवेंचर, हाँ या ना? और ध्यान देखिएगा, आपको ऐड करना है प्रीमियम, और लेस करना है। समझ गए क्या बोलने का मतलब है? 3 लाख रुपया का इशू किए थे, चेंज आपको 3 दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसको 20% प्रीमियम पे किए थे, तो एक्चुअल में पैसा कितना है? तो यहां 3,60,000 दिखाएंगे। वही अगर 10% डिस्काउंट में इशू किया तब 3 लाख आया कि 270 आया? 10% माइनस कर दिया, वो इंपैक्ट को आपको इधर लेना। और ये जो डिस्काउंट और प्रीमियम हो रहा है, इसका एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग में भी होगा। थोड़ा हौच पौच हो रहा है, सम से ले लेंगे, तो ये जो एडजस्टमेंट होगा डिस्काउंट और प्रीमियम का, ये ऑपरेटिंग में भी जाएगा। डन बच्चों? ठीक, तो हम लोग ये भी सुन लिए, बताएंगे, कर लेंगे, ठीक है। अभी आप सिंपल धीरे धीरे समझते चलिए। एक सम्स ऐसा लेंगे जिसमें सब कुछ होगा। फिर नेक्स्ट बताए इक्विटी। इक्विटी भी आपका क्या होगा? इशू टू डिस्काउंट में नहीं हो सकता, ठीक है, वो प्रीमियम पे ही होगा या पार पे होगा। अगर प्रीमियम पे इशू है, सब में कुछ नहीं बोला है, तो आप कैसे पकड़ेंगे वो प्रीमियम पे इशू है कि नहीं? सिक्योरिटी प्रीमियम में जो चेंज आएगा, देखो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल कहां जाएगा? यहां होगा। ये होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ऑपरेटिंग का पहला पार्ट। समझ गए बच्चों? ये अगर इंक्रीज होगा तो नेट प्रॉफिट लेके सम्स करेंगे, ये अगर डिक्रीज होगा तो नेट लॉस लेके सम्स करेंगे। अर्थात जैसे यहां पर 2 साल का दिया होगा ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो ये दिया हुआ है 40,000 और यहां हो गया 20,000, तो इसका मतलब 20,000 ड्यूरिंग द ईयर लॉस हुआ है, तो लॉस लेके वही 1,20 हो गया है। तब इसका मतलब क्या है? 80,000 का प्रॉफिट हुआ है, तब यहां प्रॉफिट लेके चालू करेंगे और फिर एडजस्टमेंट करना चालू कर देंगे। जर्नलिज्म, पहले था 15, अब हो गया है 30। बताओ क्या हुआ है? 15 से बढ़ा, और ये कहां से बढ़ा होगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएल से ही लिए होंगे, तो यहां पर ऐड हो जाएगा जर्नल रिजर्व।
जनरल रिजर्व कहां से क्रिएट होता है बच्चों? पीएल से ही क्रिएट होता है, और ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, ऐड कर देंगे इधर, डन। फिर हम लोग पढ़ेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में जो चेंज होगा वो इशू से रिलेटेड है, और घट रहा होगा तो फिर वो बाईबैक और उससे रिलेटेड हो गया, फिर सम्स थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, तो वो हम लोग जब बाईबैक वाला एडजस्टमेंट समझेंगे तब कर लेंगे, अभी हौच पौच नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग मान के चल रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अगर 20 था और यहां हो गया है 40, तो इसका मतलब जो भी इक्विटी शेयर इशू किए होंगे 20 शेयर प्रीमियम पे किए, अगर कुछ और नहीं है बाईबैक फाईबैक का एडजस्टमेंट तो ठीक है। कैपिटल रिजर्व आमतौर पे जब भी कोई एसेट्स बेचेंगे और उसमें जो प्रॉफिट अराइज होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, तो अगर इसमें कोई चेंज होगा तो वो कोई एसेट बेच के उसका पैसा डाले होंगे, वहां से समझेंगे। तो हम लोग किससे रिलेटेड पूरा सीख गए, लॉन्ग टर्म और मैंने शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म से। अब हमारे पास 3 चीज बचा है, क्या क्या बोलो? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस। देखो, तो आप क्या क्या सीखे? पूरे बैलेंस शीट को अगर आप देखो खंडालो तो आपको क्या दिखेगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दिखेगा और करंट लायबिलिटी दिखेगा। लॉन्ग टर्म में 2 होगा, शेयर कैपिटल होगा और क्या होगा बच्चों? और डिवेंचर होगा, लोन होगा, हाँ या ना? तो ये दोनों का ट्रीटमेंट बता दिए, कहां है? फाइनेंसिंग में, डन। शॉर्ट टर्म का नहीं बताया है। अब अगर एसेट्स अगर देखो तो एसेट्स में क्या होगा? फिक्स एसेट्स होगा, इन्वेस्टमेंट्स होगा, और क्या होगा? और होगा करंट एसेट्स। तो हम इन दोनों को बता दिए किस में होगा? इन्वेस्टिंग में, हाँ या ना? तो बच गया करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी और रिजर्व। तो ये कहां जाएगा? ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में एक हेड बनेगा, एडजस्टमेंट शोइंग चेंज इन, ठीक है। इस फॉर्मेट में अगर आप आओ, ये जो हमारा फॉर्मेट है कैश फ्लो का, दिख रहा है फॉर्मेट? तो ये हमारा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो इसी में ये सारा रिजर्व से रिलेटेड एडजस्टमेंट कर रहे हैं पीएल में, जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग है। फिर जो बच गया हम लोग एक एडजस्टमेंट दिखाएंगे, एडजस्टमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल, डन बच्चों। अब इसमें क्या होगा? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट दिखाएंगे। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट क्या होगा? करंट एसेट इंक्रीज हो रहा होगा तो लेस करेंगे, हाँ या ना? लेस। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट, और ऐड करेंगे डिक्रीज इन, क्यों बच्चों बताओ? अरे सर इंक्रीज हो रहा है यानी आउटफ्लो है, डिक्रीज हो रहा है यानी इनफ्लो है। मतलब करंट एसेट डिक्रीज हो गया यानी क्या है? डेटर डिक्रीज हो गया, पैसा आ गया। स्टॉक डिक्रीज हो गया, माल बिक गया, पैसा आ रहा है। और करंट लायबिलिटी के साथ क्या होगा? ऐड करेंगे इंक्रीज होने पे और लेस करेंगे डिक्रीज होने पे, हाँ या ना बच्चों? तो ये सब तमाम एडजस्टमेंट जब आप कर देंगे, एड लेस प्लस होगा, फिर यहां टैक्स माइनस करेंगे। तो फिर हम लोग को क्या सीखना है? एक और चीज, प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड। ये 2 चीज का हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। फिर से सुन लीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्स, अब प्रपोज डिविडेंड का एडजस्टमेंट हम लोग करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में ट्रीट नहीं करेंगे। फिर से सुनिए, आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में, ये रहा करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के हेड में प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड दिया होगा। इसका ट्रीटमेंट हम लोग यहां पर ऑपरेटिंग में ऐसे नहीं करेंगे, चेंज देख के नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट होगा, या तो पेड या तो मेड बोला होगा, समझा देते हैं। और समझते हैं। हमारे पास ओपनिंग डेट, हम पहले प्रोविजन फॉर टैक्स बता रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। आपको क्या हो सकता है? ओपनिंग डेट दिया हो सकता है, क्लोजिंग डेट दिया हो सकता है। प्रोविजन यहां दिया हुआ है 30, यहां दिया हुआ है 40, और सब में कुछ भी नहीं बोला है टैक्स से रिलेटेड। तो आप क्या एडजस्टमेंट करने वाले?
ठीक है ना, यही सीखना है हमें। तो हमें इसका एडजस्टमेंट दिखाना है किस में, ऑपरेटिंग में। किस में दिखाना है बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आप समझ रहे हैं, हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख रहे हैं। क्या करेंगे, आप ओपनिंग को मानेंगे पेड ड्यूरिंग द ईयर, कुछ नहीं बोला हो तो ओपनिंग को हम लोग मानेंगे पेड ड्यूरिंग द ईयर, और क्लोजिंग को मानेंगे मेड या प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। बोलने का मतलब है जो लास्ट ईयर का प्रोविजन इस साल पे होगा, और जो इस साल है, इस साल बनाया हो नेक्स्ट ईयर पे होगा, ये मानते हैं हम लोग। तो देखो, जो पेड किए हैं वो आउटफ्लो है, जो पेड किए हैं वो आउटफ्लो है, और जो मेड किए वो कुछ नहीं है। ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये आउटफ्लो है क्या। प्रोविजन बनाना आउटफ्लो होता है क्या। आप प्रोविजन बनाए हैं कि हमको पे करना है, पे किए हैं, नहीं, तो इसका मतलब ये आउटफ्लो नहीं है। अब आपको पता है कि ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, तो ये क्या ऐड होना चाहिए, जो भी नेट प्रॉफिट होगा ये ड्यूरिंग द ईयर जो आप प्रोविजन बनाए ये ऐड होगा ना। तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो ऐड करेंगे। ट्रीटमेंट सीख गए क्या, कौन सा बोलो, क्लोजिंग वाला। और जो ओपनिंग वाला वो तो आउटफ्लो है ना, वो क्या करेंगे, लेस करेंगे। कब, एकदम अंत में। एडजस्टमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल, शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये वाला जो हेड होगा, इससे एडजस्ट होने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा वहां एकदम अंत में लेस कर देंगे टैक्स पेड। समझ गए क्या, कौन सा होगा, सीख गए क्या बच्चों, ये लेस कर देंगे तो फाइनल हमारा ऑपरेटिंग आ जाएगा। किसी को डाउट है क्या, हम लोग क्या सीखे हैं अभी, किससे रिलेटेड एडजस्टमेंट सीख लिए, प्रोविजन फॉर टैक्स। अरे सर ये तो नॉर्मल सा केस है, केस 1 था, केस 2। अगर प्रोवाइडेड या मेड, पेड या मेड दोनों में से कोई एक दे दे तो, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं ध्यान से सुनिए। आपके पास ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग में दिया था, कितना था बच्चों इसमें, 30 और 40। आप क्या सीखे, यहां जाएगा 30, नहीं, इस एडजस्टमेंट में क्या सीखे, ओपनिंग पेड है तो यहां माइनस होगा ना 30, एंड क्लोजिंग मेड है तो ऐड होगा, यही सीखे ना। अब यहां पर भी वही है, 30 है 40 है, और कुछ बोला है एडिशनल में, एडिशनल में बोल दिया है टैक्स पेड ड्यूरिंग दी ईयर। जा बाबा, ड्यूरिंग द ईयर पेड दे दिया है 50,000, कुछ भी हो सकता था। अब आपको पता है कि ये 50,000 क्या है बताओ, आउटफ्लो है, यस या नो, आउटफ्लो है ना। अब ये दोनों क्या हुआ सर, अभी तक आप क्या सीखे थे, ओपनिंग को हम लोग क्या माने पेड, क्लोजिंग को माने मेड। अब आपको खुद ही बोल दिया कि पेड ये है, तब तो आप ये समझ गए कि पेड में तो 50 जाना चाहिए था, यस या नो। तो फिर ये दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, अचार डालेंगे। कुछ अब मेरे पास पेड तो मिल गया, मेड तो खोजना होगा ना, वही अचार डाल के खोजेंगे। हम लोग क्या बनाएंगे, एक प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर सीख रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये जो भी ट्रीटमेंट आप सीख रहे हैं हूबहू फंड फ्लो में भी है, बस जगह बदल जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग, प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी वो क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस जाएगा। यस सर नो बच्चों, बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग इधर लिखेंगे, और टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग इधर लिखेंगे, यस सर नो, क्लोजिंग इधर लिखेंगे। डन बच्चों। पेड है तो इसका मतलब टू बैंक, पेड अगर दिया हुआ है तो हमारा बैलेंस फिगर से क्या हो जाएगा, मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड या प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। ये बैलेंस फिगर से दोनों में, यानी इस केस में 2 और 3 दोनों एक साथ सीख लो। पेड और मेड दोनों में कोई भी दिया हो तो आपको क्या चाहिए, यहां तो जाता है मेड और यहां जा रहा है पेड,
अगर पेड दे दिया तो मेड ढूंढना होगा। यानी इस एग्जांपल में अगर मेरे पास ओपनिंग 30 था, क्लोजिंग 40 है और पेड ड्यूरिंग द ईयर 50 है, तो मेड ड्यूरिंग द ईयर बैलेंस फिगर से ढूंढ लेंगे क्या बच्चों, कितना आ रहा है 60,000। तो हमारा अगर इस एग्जांपल को आप सॉल्व कर दे तो ऐड होता 60,000 ना, प्रोविजन फॉर टैक्स बोल के 60,000, और लास्ट में लेस कितना होता टैक्स पेड बोल के 50। डन बच्चों, तो आप ये सीख गए पूरा। इसी तरह प्रपोज डिविडेंड का भी हो सकता है डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर और पेड। तो इस चीज को हम लोग प्रपोज डिविडेंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो कुछ नहीं है, तो ओपनिंग को पेड और क्लोजिंग को मेड। लेकिन चीज समझ लीजिए प्रपोज डिविडेंड के साथ क्या होता है, ध्यान दो। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड का क्या होगा, ऐड होगा ऑपरेटिंग में, ठीक है, और लेस होगा फाइनेंसिंग में। मेड ऐड किए हैं सर, वहां पे भी मेड ऐड था। मेड किस लिए ऐड करें, वो पेड नहीं है, डिक्लेयर है। और लेस करेंगे कौन सा, पेड को। क्यों फाइनेंसिंग में की, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है ना। अगर वही इंट्रीम डिविडेंड होता तो सेम ट्रीटमेंट है। इंट्रीम मतलब सेम ईयर में डिक्लेयर हुआ, ठीक है ना, 2 अकाउंटिंग पीरियड के बीच में। तो ऑपरेटिंग में ऐड करते और फाइनेंसिंग में लेस करते। इंट्रीम डिविडेंड में भी यही होता। डन बच्चों, ठीक है, हम लोग सुन लिए। आएगा इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट सब बता देंगे, करेंगे हम लोग आज पूरा उसी जोश में है, एक पूरा कंप्लीट समझ ले। तो हम लोग क्या समझ लिए, इक्विटी और इससे रिलेटेड भी कवर कर लिए। क्या बचा सर, डेप्रिसिएशन का लेजर वाला पार्ट बचा हुआ है, बस यही लास्ट है। और एक और टॉपिक बचाना है, पढ़ाना है कि अगर इक्विटी शेयर इशू हो रहा है और मशीन उसके बदले में अदर देन कैश, जो ये इशू होगा वो इन कैश भी हो सकता है, अदर देन भी कैश हो, वो लास्ट में एकदम हार्ड सम्स है, वो हम लोग करेंगे। यानी उसमें बोनस फोनस सब जितना खुरापात है उसी में ले लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग आपको 1 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक कंप्लीट डेप्रिसिएशन समझेंगे, फिर एक कंप्लीट समझ। अब हम लोग ये पूरा टॉपिक समझ लिए। अब हम लोग के सिर्फ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक बात बताना है। तो 2 लेजर का हम लोग रिकैप करेंगे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, और ये टॉपिक अभी यहीं डन हो जाएगा, ठीक है ना। देखो आपको जो फिक्स एसेट दिया होगा, यानी बैलेंस शीट में जो फिक्स एसेट देगा, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, तो इस ये ओपनिंग और क्लोजिंग में डेट दे दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे और प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन। हमें 2 लेजर सीखना है। तो इसमें क्या टॉपिक पढ़ाए थे अगर ध्यान हो आपको, तो इसमें है डेप्रिसिएशन या प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो हमें 2 केसेस सिखाए थे। केस नंबर 1 व्हेन accumulated depreciation, या फिर provision for depreciation not given in balance sheet। और एक केस होगा when accumulated depreciation या फिर provision for depreciation गिवन इन बैलेंस शीट। तो सम्स को करने का तरीका बदल जाता है। इसमें हम आपको सिखाए हैं अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी बैलेंस शीट में यहां पर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हो, ठीक है, ऐसे दिया हो सम में, तब आप क्या करेंगे, तब आपको क्या करना होगा, 2 लेजर बनाना होगा। वही हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्या है वो 2 लेजर, एक तो एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे और एक लेजर किसका बनेगा, एक आप बनाएंगे एसेट्स का लेजर और एक बनाएंगे प्रोविजन फॉर या फिर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर। बहुत बुक में एसेट डिस्पोजल भी बनाता है, लेकिन हम इसी लेजर में उस चीज को भी कवर कर देंगे। आइए सीखते हैं। एसेट्स
का नेचर डेबिट होता है, यानी इसका बैलेंस ओपनिंग जो होगा वो कहां जाएगा, डेबिट साइड में, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। और यहां क्या लेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब अगर एग्जाम में आपको डब्ल्यूडीवी दिया होगा तो ऐड कर दीजिएगा डेप्रिसिएशन उसमें, ठीक है बच्चों। और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी का क्लोजिंग बैलेंस कहां जाएगा, बैलेंस सीडी। ये क्या है, यानी एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग कहां जाएगा, एसेट्स के अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, और यहां पर ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे। डन बच्चों। अब आते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये लायबिलिटी नेचर का है, इसका ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। ओपनिंग इसका गिवन होगा और क्लोजिंग साइड जाएगा डेबिट साइड में, टू बैलेंस सीडी। समझ गए, क्लोजिंग। डन बच्चों, सीख गए। अब अगर जो एसेट बिक रहा है, जो एसेट बिक रहा है उसका जो टोटल डेप्रिसिएशन होगा वो एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, यहां ट्रांसफर हो जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, बताइए क्या होगा, वो होगा टोटल डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट्स। जो भी एसेट बिक रहा है उसका जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो ट्रांसफर कर देंगे। डन बच्चों। फिर आप जो जितना में बेच रहे हैं वो या तो डिफरेंस होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो जब आप बेचेंगे बाय बैंक, बाय बैंक सेल होगा, ये सेलिंग प्राइस इधर लेंगे, तो या तो आप प्रॉफिट में बेचेंगे या लॉस में। तो बाय पीएल लॉस के केस में, या तो फिर होगा प्रॉफिट टू पीएल प्रॉफिट के केस में। डन बच्चों, ठीक है ना। अब देखो ये जो लेजर होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये जब बैलेंस फिगर निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। समझ गए क्या। तो एग्जाम में कभी कभी डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग ईयर दे देता है, और जो एसेट सोल्ड हुआ है, ठीक है ना, उस पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस वो निकालने में मुश्किल होगा आपको, क्योंकि उसका डब्ल्यूडीवी वैल्यू नहीं दिया होगा, रेट भी नहीं दिया, आप करेंगे क्या। तब देखो यहां ये बैलेंस फिगर से मिल जाता। समझिए बात को, हम जैसे बोले एक एसेट हम 2 लाख में खरीदे, 4 साल बाद उसको हम एक एसेट हम 2 लाख में खरीदे और 4 साल बाद उसको 60,000 में बेच दिए। बताइए हमको प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान। सर ऐसे कैसे बता दे, उसका उस दिन डब्ल्यूडीवी निकालना होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताइए, निकाल के उस दिन वैल्यू निकालेंगे, नहीं पता है रेट, जा तब ये सम्स बन पाएगा नहीं। तो ये जो लेजर होगा हमारे पास, अगर ओपनिंग क्लोजिंग है और ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन दे दिया है, तो बैलेंस फिगर से ये पता चल जाएगा जो एसेट बेचे उसमें कितना टोटल डेप्रिसिएशन है। अगर तुमको ये लेजर बना के पता चल गया कि 20,000 है, मतलब 1,20,000 है, तो हम 2 लाख में खरीदे थे और 1,20,000 क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। हम बेच कितना में रहे थे, अभी कितना एग्जाम्पल में 60, तो हमको कितना पता चल गया कि भाई नहीं, हाँ 20,000 का नुकसान, क्योंकि 2 लाख में खरीदे थे और 1,80,000 का डब्ल्यूडीवी है, तो 80,000 वैल्यू बचा ना, और बेचे कितना में है, तो 20,000 लॉस। समझ गए क्या क्या यूज है इस लेजर का। तो कभी कभी नहीं दिया होता है तो वो ऐसे ढूंढ लेंगे। अब हो चुका, डेप्रिसिएशन अलग कर दिए हम लोग, इस लेजर में हो गया। अब क्या होगा, मेरा बैलेंस फिगर से क्या आएगा, टू बैंक, ये क्या हो गया, परचेज। ये बैलेंस फिगर से हमारा क्या आ जाएगा, परचेज। समझ गए बच्चों। और आपको ट्रीटमेंट पता है, क्या है ट्रीटमेंट बताइए। अरे इस पूरे लेजर से आप क्या क्या सीखे बताओ, इस पूरे लेजर से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकला है। सर डेप्रिसिएशन निकला है, यस और नो, और परचेज निकला है, यस और नो, सेल निकला है, यस और नो, और सेल में या तो प्रॉफिट निकला है या तो लॉस। अब ट्रीटमेंट बताओ क्या होगा। सर डेप्रिसिएशन ऐड होगा ऑपरेटिंग में, यस और नो। परचेज लेस होगा इन्वेस्टिंग में क्योंकि आउटफ्लो है। सेल ऐड होगा इन्वेस्टिंग में, नॉन कैश है ना। इन्वेस्टिंग में कहा क्या लिखे हैं यहां,
ऑपरेट, ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस क्या होगा सर? ऑपरेटिंग में होगा, प्रॉफिट लेस होगा और लॉस ऐड होगा। किसमें? ऑपरेटिंग में। सर पूरा हम लोग को तो मास्टरी करा दी इसमें। यस बच्चों, अब एक और लेजर सीख लेते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट नहीं होता, तो वो एसेट्स है ना, एसेट्स है। तो ऑब्वियस बात है ओपनिंग बैलेंस बीडी होगा और क्लोजिंग बैलेंस सीडी होगा। तो या तो खरीदेंगे या बेचेंगे। अगर बेचेंगे तो बाई बैंक। और आपको एक बात पता होना चाहिए, बेचते ही या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। तो प्रॉफिट आप, लॉस होगा तो पीएल में और प्रॉफिट होगा तो पीएल में। तो आप तो ट्रीटमेंट जान ही रहे हैं, कहां होगा? ऑपरेटिंग में ही होगा। प्रॉफिट होगा तो लेस, अब लॉस होगा तो ऐड, ठीक है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में बोल देता है ये प्रॉफिट और लॉस को कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट किया, तो फिर ये कहा जाएगा मतलब पीएल से एडजस्ट, ऑपरेटिंग में एडजस्ट नहीं होगा अगर कैपिटल रिजर्व बोल दिया है। मतलब ये लॉस को अगर कैपिटल रिजर्व या ये प्रॉफिट को अगर कैपिटल रिजर्व से ट्रीट कर रहा है, तब फिर क्या करेंगे? उस लेजर में गया होगा तो वो लेजर को क्लोज करेंगे, यानी ऑपरेटिंग में उसका कोई लेना देना नहीं है। इन शॉर्ट ये है। तो बैलेंस फिगर से यहां क्या आएगा? परचेस। समझ गए? ये सेल हुआ और ये सर वही लेजर तो है ये, हाँ या ना? ठीक है। अब आते हैं इस केस में। ये तो ये था कि अगर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हो। अगर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो तब तो सिंपल एसेट्स का अकाउंट बनेगा, ठीक है। क्या बनने था? एसेट्स का अकाउंट, टू बैलेंस बीडी। और क्या लेते? डब्ल्यूडीवी, बाई बैलेंस सीडी डब्ल्यूडीवी। समझ गए? क्लियर है ये? और यहां पर क्या आता? बाई बैंक बेचने पे, सेल। तो बेचेंगे तो तुरंत वो बात आना चाहिए, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। तो बाई पीएल, रुक जाइए ऑफिस में बैठिए, या तो लॉस होगा या तो टू पीएल प्रॉफिट होगा। डन बच्चों, यही होगा ना? उसके बाद और क्या हो सकता है? सर डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन का अलग लेजर बना रहे थे वो इसी में जाएगा। अब बैलेंस फिगर से क्या आ जाएगा? क्या सीखे यहां पर क्या ले रहे हैं? तो वो जब सम्स करेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे इस मेथड में क्या था। तो अधिकतर चांस होता है यही सम्स का, ठीक है। ये तो इजी है। अब हम लोग एक सम्स ले रहे हैं जिसमें ये तमाम बातें सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए ये सम्स आप लोग देख लीजिए। हम लोग क्या करने वाले हैं, 2013 में कुछ सवाल आया था आपका, उसमें कुछ एडजस्टमेंट है। जो भी टॉपिक पढ़े समझाएं, उससे अधिकतर एडजस्टमेंट इसमें है। तो इस क्लास को पूरा करने के बाद ये सम्स और इससे रिलेटेड जितना सम्स है आपसे होगा। पढ़ते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास बैलेंस शीट है, दे दिया इक्विटी प्रेफरेंस, यस और नो देख लिए। उसके बाद दे दिया है जर्नलिज्म में कैपिटल रिजर्व, जर्नल रिजर्व एंड पीएल। नॉन करेंट लायबिलिटी में डिवेंचर है और क्या है, करंट लायबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड है, अनपेड डिविडेंड है। डन बच्चों। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स है, फिर हमारे पास एसेट्स है, क्या क्या एसेट्स है, टेंजिबल है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, कैश और कैश इक्विवेलेंट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कुछ दिया हुआ है। हालांकि उस ऊपर में रिजर्व से ही लेस होना चाहिए था नए फॉर्मेट में, ठीक। कंपनी सोल्ड वन फिक्स एसेट्स 1 लाख, द कॉस्ट वाज 2 लाख, डेप्रिसिएशन उसके ऊपर कितना है? 80,000। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 3,20,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दिया है और नहीं रिडीम दिया है 5%। देख रहे हैं आप सारा एडजस्टमेंट। हम एडजस्टमेंट को मद्देनजर रखते हुए सम्स बनाते हैं। इस आपके लेवल में सबसे ज्यादा जो एडजस्टमेंट होगा वो एसेट्स में होगा और इक्विटी में होगा। ये आप पढ़ के ही समझ में आ रहा है। पूरे सम में सबसे ज्यादा हावी कौन सा है? एसेट्स अकाउंट है। क्यों बच्चों? आगे बढ़े तो हम लोग को क्या जानना है। आप वर्किंग नोट कर रहे हैं, फॉर्मेट मेरे पास रेडी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इधर हम वर्किंग करना चालू कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। आपको क्या सिखाएं? आपको यह सिखाएं कि जब भी कोई फिक्स एसेट्स होगा तो हमें देखना है कौन सा लेजर है, कौन सा लेजर बनाना है। तो देखो तो क्या एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है सब में? यस सर दिया है। तो हमें 2 लेजर बनाना होगा, हाँ या ना। एक कौन सा? फिक्स एसेट्स का,
फिक्स एसेट्स का, और एक क्या होगा, डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलो। डन बच्चों, ठीक है, स्टार्ट किया जाए, साथ साथ करो जल्दी जल्दी। रूल क्या है सर, ओपनिंग बैलेंस लिखना है, एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट लिखेंगे, कितना है 32 लाख और 38 लाख, लिख देते हैं। टू बैलेंस बीडी 32 लाख, बाई बैलेंस सीडी 38 लाख। डन बच्चों। अब डेप्रिसिएशन का देखो, डेप्रिसिएशन का कितना है 9,20,000 और 11,60,000। चलिए ओपनिंग क्लोजिंग लिख दीजिए, जस्ट अभी सीखे थे, 9,20,000 और 11 लाख। फिर रूल क्या है आप बताइए, अभी लेजर सीखे ना बच्चों, कहां गया रूल, रूल क्या है देख लीजिए, जो भी टोटल डेप्रिसिएशन होगा वो आपको सोल्ड वाले पे ट्रांसफर करना होगा एसेट्स के अकाउंट में। ठीक है, तो हम लोग एक बार सम में देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो कंपनी सोल्ड कितना में किया है 1 लाख में, उसका दाम कितना था 2 लाख, एंड उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना था 80। ठीक है, तो आप रूल क्या सीखे, एस जो टोटल डेप्रिसिएशन है सोल्ड एसेट पे वो ट्रांसफर हो जाएगा टू एसेट्स, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स। कितना रुपया बच्चों 80,000, ये 80,000 कहां जाएगा, बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर 80,000। अच्छा बेचे कितने में हो 1 लाख में, तुमको लॉस पता चल गया क्या, यस सर 20,000। कैसे पता चला भाई, 2 लाख का एसेट है माइनस 80,000, तो डब्ल्यूडीवी कितना आया इसका 1,20,000, अब बेचे कितना में है 1 लाख में, तो 20,000 नुकसान है, तो जो बेचे हो वो क्या हो जाएगा यहां पे, बाई बैंक सेल कितना है 1 लाख, और जो लॉस है वो क्या हो जाएगा बाई पीएल लॉस 20,000। हाँ या ना, ठीक है क्या, चलो आगे बढ़े। और कुछ बोला है क्या, यस सर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 320 है पूरे फिक्स एसेट्स पे, यानी ये भी गिवन है बाय डेप्रिसिएशन 320। अगर नहीं दिया होता तो बैलेंस फिगर से निकालते। देखो ये टैली हो जाना चाहिए तब तो राइट है, टैली हो रहा है क्या, हाँ ये क्लोज हो गया। ये अगर नहीं दिया होता तो डेप्रिसिएशन हम लोग ढूंढ लिए होते, यानी ये दे चाहे नहीं हम लोग ढूंढ सकते थे बैलेंस फिगर से। अब देखो इसका तो हो गया हिसाब, अब इसको क्लोज कर लिया जाए, तो इधर बैलेंस फिगर आ रहा है, यानी खरीदे हैं, कितना आया बैलेंस फिगर 8 लाख। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे, अब इसका आपको पूरा मिल चुका है, तो कहां कहां पुट करना है, हम लोग क्या सीखे हैं, फिक्स एसेट्स के में क्या होगा, एक होगा डेप्रिसिएशन, एक होगा परचेज, एक होगा सेल, एक होगा प्रॉफिट या फिर लॉस, इसके अलावा कुछ होगा क्या, सब मिल गया है, जगह पुट करना चालू करते हैं। डेप्रिसिएशन तुम बताएगा कहां जाना चाहिए डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग में ऐड होगा कि लेस होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए था, ऐड होगा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। बोलो कितना रुपया 3,20,000 ड्यूरिंग ईयर डेप्रिसिएशन 3 लाख। उसके बाद क्या निकला बच्चों, प्रॉफिट और लॉस, क्या निकला लॉस लिखा, ये भी ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 20,000। डन बच्चों। और क्या होगा सर, परचेज और सेल का ट्रीटमेंट कर दीजिए, परचेज लेस होगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कितना रुपया 8 लाख, और सेल क्या होगा लेस होगा, सेल बताइए कितना ऐड होगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितना है 1 लाख। डन बच्चों, सीख गए क्या, कितना इजी था, आगे बढ़ा जाए।
आपको बस दिमाग में सम्स देखते ही आपको क्या करना है, हमको पूरे तामझाम से मतलब किससे, डेप्रिसिएशन, लॉस या प्रॉफिट, सेल और परचेज, यही खोज रहे हैं ना। तो आपको स्टेप पता होना चाहिए आपको क्या ढूंढना है। नेक्स्ट, हाँ बोलो। नहीं वो, हाँ वो, हाँ 3-20 सब कवर, ये तो पास्ट ईयर का है ना, ये पास्ट ईयर का ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है। वो अब इस साल का बात करिए कितना चार्ज हुआ है पीएल में, ये तो पीछे कई सालों से, और उसका कितना, उस एसेट्स को इस साल कितना यूज किए तो वो इसमें आ चुका है। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, तो हाँ, और ये क्या है, ठीक है। अगर ये एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन नहीं होता ना, अरे आप बचपन में जब पढ़ाई किए थे पुराना बैलेंस शीट देखो, तो आप क्या सीखे थे, एसेट्स में आप क्या करते थे, फिक्स एसेट्स में यहीं पर डेप्रिसिएशन माइनस करते थे। तो ये क्या हो गया, हर साल जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आता था, डब्ल्यूडीवी। ये एक तरीका होता है। तो यानी सम में अगर सिर्फ एसेट दिया होता है तो वो क्या होता है, डब्ल्यूडीवी पे दिया होता है। और वही अगर ऐसे एक और तरीका होता था, यहां ना दिखा के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड में होता था, तो इसका मतलब ये ऑलवेज किस पे हो, ओरिजिनल कॉस्ट पे। ये एक तरीका होता था। आप लोग बचपन में पढ़े नहीं है, इसीलिए क्या होता है, पुराना पाप सामने आ जाता है, आपके खड़े हो जाता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में मूव करें, 1 कर लिए, 2 कर लिए, 3 किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट को 40,000 में बेचे है प्रॉफिट में। बोला कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑफ 40,000, कितना में बेचा नहीं पता, और उसको कहां डाल दिया है। तो क्या ये ऑपरेटिंग में ऐड होगा, नहीं। ऑपरेटिंग में क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जाता है तब ऐड और लेस करते हैं। समझ गए, ये कैपिटल रिजर्व में डाला है तो उसका ट्रीटमेंट रिजर्व के अकाउंट से, तुरंत रिजर्व में चलो। अरे हाँ सर, रिजर्व ओपनिंग में कुछ नहीं था, क्लोजिंग में 40,000 का हो गया, ये तो वही प्रॉफिट का पैसा है। यस सर नो। चलिए वर्किंग में मूव करते हैं। ये वर्किंग नंबर 1 था, अब वर्किंग नंबर 2, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट सीख रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस बोलो इन्वेस्टमेंट का कितना है। सर इन्वेस्टमेंट है ओपनिंग में 4, क्लोजिंग में है 320। ओके, आप लिख दीजिए, टू बैलेंस बीडी 4 लाख, और बाई बैलेंस सीडी 3 लाख, लिख दिए। सर बेचे कितना में पता ही नहीं है, तो आपको पता है कैपिटल रिजर्व में गया है प्रॉफिट, प्रॉफिट का साइड यही है ना, कितना 40 है। तो कैपिटल रिजर्व का लेजर तो क्लोज बनाने का दरकार नहीं है, पीएल से नहीं हो। कैपिटल रिजर्व का अगर रिजर्व का आप कैपिटल रिजर्व का लेजर बनाओगे तो ये लायबिलिटी है, तो क्रेडिट नेचर का होगा। ओपनिंग बैलेंस किधर जाता, क्रेडिट में नील, और क्लोजिंग में कितना है 40, जो कि कहां से आया है, बाई इन्वेस्टमेंट से आया है। 40 तो क्लोज हो गया ना, तो इस लेजर को बनाने का कोई दरकार नहीं, हम बस समझाने के लिए आपको बता दिए क्या हो रहा है, और ज्यादा समझाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आप लोगों का दिमाग में खिचड़ी पक जाएगा। तो बैलेंस फिगर से हमारा क्या निकल आया बच्चों, कितने में सेल किए हैं, आ गया क्या 1,20,000। तो ये 1,20,000 कहां जाना चाहिए, जब भी एसेट्स परचेज या सेल होगा इन्वेस्टिंग में, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,20,000। डन बच्चों, आगे बढ़े। सर कितना एडजस्टमेंट आप करा दिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। डिवेंचर, डिवेंचर को बोला है रिडीम किए, और प्रेफरेंस को भी 5% प्रीमियम पे। देख लो प्रेफरेंस कितना था सर, 4 लाख था, 280 हो गया, यानी 1,20,000 रिडीम किए हैं। तो रिडीम क्या 1,20,000 ही हुआ ना, हाँ, क्या 1,20,000 में हुआ है कि 5% और ज्यादा में हुआ है, यही बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे आज की क्लास में। रिडीम करते समय आप ज्यादा दिए, कितना परसेंट, 5%। उसी तरह डिवेंचर, डिवेंचर कितना था 4, और दोनों का सेम ही अमाउंट है क्या, इसमें कुछ मिसप्रिंट है क्या, ये किसका है, ये किसका अमाउंट है,
ओ बाबा, कुछ मिसप्रिंट है इस बुक में। सब में क्या था, जो हम लोग को गलती लग रहा था वो ये था, ऊपर नीचे कर दिया है। डिवेंचर का कितना है, ये डिवेंचर का नीचे वाला जो है अदर करेंट लायबिलिटी का है, ठीक है। अब डिवेंचर देखो 4 लाख था, 280 हो गया। प्रेफरेंस भी 4 लाख था, 280 हो गया। और इसमें क्या बोला है, रिडीम किया 5% प्रीमियम में, तो इसका मतलब 4 लाख से 280 दोनों में ही चेंज है, 280 हुआ है। तो कितना रिडीम किया आप बता पाएंगे, 120, और दोनों में ही 5% है, तो इसका 5% और कितना होता है। तो आप इधर शॉर्टकट ये समझिए, आप ये दोनों पैसा गया होगा ना, लेस रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कितना रिडीम हुआ होगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना, 1,26,20,000 प्लस 5%, तो कितना हो गया, 1,26,000। ये रिडीम हुआ है, पैसा गया है, लेस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेम, इसमें भी वही अमाउंट है, इत्तेफाक है, मैच कर रहा है, प्लस 5% प्रीमियम का, 1,26,000 हो गया क्या। अब देखो जब ये सम्स है तो हम लोग एक बात किए थे कि जो रेट दिया होगा उस रेट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट तो पे की होंगे। अब इस सम में बताए, यही वो एग्जांपल है कि आप इंटरेस्ट ये 9% जो डिवेंचर पे देना है वो 4 लाख पे देंगे कि 280 पे देंगे। अब आपको अज्यूम करना होगा ना रिडम्पशन कब हुआ है, बोला है क्या कुछ डेट, नहीं बोला हुआ है। तो अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि क्लोजिंग में हुआ तो 4 लाख पे होगा, क्योंकि 4 लाख थ्रू आउट द ईयर था, तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं रिडीम क्लोजिंग पे हुआ है, ठीक है ना। तो आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए। नोट नंबर नेक्स्ट, ये 2 नंबर नोट था, 3 नोट। वी अज्यूम दैट डिवेंचर एंड प्रेफरेंस वेर रिडीम एट दी एंड ऑफ ईयर। समझ में आया क्या। तो अगर इंटरेस्ट का बात करें तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 4 लाख पे ओपनिंग वैल्यू पे, यस और नो, 9%। और प्रेफरेंस का डिविडेंड क्या होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड वो किस पे निकलेगा, वो भी 4 लाख पे निकलेगा। और उसका रेट कितना था, रेट कितना है भाई प्रेफरेंस का, 10% है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा बोल, 36,000। और ये कितना आ रहा है, समझ गए बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ नहीं, हाँ ऑपरेटिंग में ऐड बैक होगा और फिनेंसिंग में लेस होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं है। चलिए करते हैं। तो यहां एक काम करिए, लेस कर दीजिए, लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 36,000 और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, 40,000। डन बच्चों। और ऑपरेटिंग में भी ऐड कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और ऐड प्रेफरेंस डिविडेंड, 36 और 40। आगे बढ़े, सब बता दिए। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट में पहुंचते हैं, वो क्या है, लास्ट वाला। कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट, whereas previously the practice was to valued less than at कॉस्ट लेस 10%, यानी पहले वो 90% करके रखा है, हाँ या ना। अगर वही बोलता कि 10% ज्यादा करके रखा है यानी 110 मानते, कोई भी चीज को बेस में 100 मानते हैं परसेंटेज में, तो बोला अब 10% कम किया है, पहले उसका आदत था 10% कम करके रखा, यानी जो करके रखा वो 90 के सम्मान्य है, यस और नो, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या बोला, स्टॉक ओपनिंग में कितना था, 216 एंड क्लोजिंग में कितना है, 3 लाख, जो कि करेक्टली है, देखो लिखा हुआ है करेक्टली, वो राइट है, क्लोजिंग वाला राइट है, यानी 216 ही गड़बड़ है। तो 216 जो गड़बड़ है उसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना।
तो अगर आप उसको बढ़ाओगे तो इंक्रीज इन स्टॉक होगा कि नहीं ओपनिंग डेट पे, तो बढ़ेगा कितना से। आप नेक्स्ट वर्किंग देखिए 4 नंबर, अंडर वैल्यू ओपनिंग स्टॉक, क्या हो रहा है 2,16,000 था, हाँ या ना, डिवाइड बाई 90 तो इंटू 10% कम है ना, कितना आया 34, 24 से वो क्या है कम है, तो बढ़ेगा जब वैल्यू तो इतना और माइनस करना होगा। समझ गए, ठीक है, सारा एडजस्टमेंट हम बताती है। ये कहां चला जाता, हम लोग जो हेड बनाते एडजस्टमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग है, इसमें इसको क्या करते लेस कर देते, लेस इंक्रीज इन डन बच्चों। अच्छा डिविडेंड से रिलेटेड कुछ बात है और टैक्स से भी रिलेटेड है। टैक्स को क्या करते हैं, कुछ बोला है क्या एडिशनल में टैक्स, नहीं, तो आपको पेड और मेड का लॉजिक बताया, तुम बोलेगी जैन क्या मानेंगे, किसको पेड और किसको मेड, ओपनिंग को पेड और क्लोजिंग को मेड, कुछ नहीं बोला है तो ठीक है ना, चलो कर लेते हैं। तो आपको पता है प्रोविजन फॉर टैक्स यहां क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा, क्लोजिंग वाला, क्योंकि ये मेड है क्लोजिंग वाला, और ओपनिंग वाला लास्ट में एड लेस हो जाएगा टैक्स कौन सा। एक बार अमाउंट बोल दो तो कितना कितना था, 3,60,000, 4,00,000, 3,40,000, तो 3,60,000, 3,40,000 डन बच्चों। उल्टा बोल दिए क्या, ओपनिंग ठीक, हाँ हाँ सॉरी, क्लोजिंग तो 3,40,000 है, और ये कुछ बचा सर, डिविडेंड का भी बता दीजिए। देखो डिविडेंड में कुछ अनक्लेम भी बोल दिया है, ओपनिंग में था 20, क्लोजिंग में था, तो डिफरेंस इसमें भी वही करेंगे, ओपनिंग पेड और मेड, लेकिन अनक्लेम भी है ना, तो इसका मतलब कुछ तो पे हुआ होगा, और जो अनक्लेम है वो नहीं हुआ होगा, तो लेजर ही बना लेते हैं। 5 नंबर प्रपोज्ड डिविडेंड का सीखे है, जस्ट सीखे। ओपनिंग बताओ कितना है 1,00,000, और क्लोजिंग बताओ 144, अनक्लेम कितना है, तो पेड कितना हुआ, उल्टा लिख दिए क्या पेड और मेड, ये क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग में पेड और क्लोजिंग में, वही तो मेड ड्यूरिंग द ईयर है, तो क्लोजिंग तो निकालना होगा ना। आप एक 20 था, ये लेजरी की, तो इधर आ जाएगा ना वो, अरे पेड और मेड में कुछ बोला ही नहीं है, लेजर का दरकार ही नहीं है, आप समझो ना। हम लोग किसको ध्यान से सुनो, इस लेजर का दरकार नहीं है, क्यों नहीं है, हम लोग क्या मानते हैं, जब भी कुछ नहीं दिया हो ओपनिंग को पेड मानेंगे और क्लोजिंग को मेड, तो क्लोजिंग तो मेड है, प्रपोज डिविडेंड क्लोजिंग कितना है मेड, या प्रोवाइडेड कितना है 1,44,000 है ना, कितना था डन। अब पेड मानना है हमको, प्रपोज डिविडेंड पेड कितना हुआ है, पेड 1,20 ओपनिंग होना चाहिए था, लेकिन अनक्लेम भी तो दिखा रहा है, कितना अनक्लेम है 16, तो कितना आ गया 1,04,000 पेड हुआ होगा, ठीक है, वो लाइबिलिटी, हाँ हाँ हाँ, चलिए करिए।
इधर क्या हो जाएगा, पेड कितना हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा पेड लेस प्रपोज डिविडेंड जो आप पेड किए हैं 1,00,000। समझ गए। अब मेड कितना था, एड प्रपोज डिविडेंड 1,44,000 ना, डन। और अनक्लेम वाले को करंट लायबिलिटी में ट्रीट कर लेंगे। ओपनिंग में कुछ नहीं था, बढ़ रहा है तो ऐड कर देंगे। सब कर लिए क्या। अब जो जो बचा हुआ है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, देखो ये पुराने फॉर्मेट में से कन्वर्ट किया नया में, ये ऑलवेज रिजर्व से एडजस्ट होता है, तो एसेट्स में आमतौर पे नहीं मिलेगा। तो 80 से 40 हो गया, राइट ऑफ हुआ है तो ऐड बैक हो जाएगा। ऐड कर दीजिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 40,000। ठीक है, ऐसे करके सारा जब आ जाएगा तो जो आएगा टोटल उसमें ऐड कर दीजिएगा ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट, और लेस तब जो आएगा वो क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट से मैच होना चाहिए। ठीक है ना।